आपके साथ मैं हूं प्रीति सैनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी राजस्थान का स्पेशल प्रोग्राम खास मुलाकात। इस प्रोग्राम में हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ते हैं और हम कई सारे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। और ऐसे ही हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। देश के सुप्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा, जो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग के हेड है और साथ ही श्री राम कैंसर सेंटर के आप निदेशक भी हैं। सर, खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रीति जी। सर, हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि कैंसर जो आज तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से इसके मामले आ रहे हैं सामने, ये आखिर है क्या और क्या इसके लक्षण हैं, क्यों फैल रहा है? देखिए, कैंसर जैसे अपने शरीर में हजारों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं की प्रवृत्ति होती है कि ये डिवाइड करें, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने। ये नेचुरल नॉर्मल फिनोमिना होता है। बट ये जो प्रोसेस होता है डिवीजन का, ये रेगुलेटेड होता है, बिल्कुल नियमित होता है। अपने शरीर के कायदे कानून जो है ये उस हिसाब से होता है। जब कोई कोशिका में कोई विकरण आ जाता है और ये कायदे कानून फॉलो नहीं करती है डिवीजन के और अनियमित तरीके से बिना किसी प्लान के डिवाइड करती हैं, इन्वेड करती हैं, आसपास के स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाती हैं, उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। जैसे आप समझने के लिए ये मान लीजिए, जैसे एक आतंकवादी होता है, टेररिस्ट होता है जी। वो होता तो आपके देश का, आपका प्रदेश का, आपके सिटी का ही होता है, बट वो आपके कायदे कानून नहीं फॉलो करता है और अपने साथ वालों को और अपने जहाँ पे वो रहते हैं उनको नुकसान पहुँचाता है। तो बेसिकली कैंसर इज़ लाइक अ टेररिस्ट इन द बॉडी। अनियमित तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और आसपास के स्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचाते हैं, इन्वेड करते हैं, दूसरे अंगों में जाते हैं और वहाँ पे नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको जो अनियमित मल्टीप्लिकेशन ऑफ अबनॉर्मल सेल्स, इसको हम लोग मोटे मोटे तौर पे कैंसर बोलते हैं। जी सर, इसमें मैं एक सवाल और पुटअप करना चाहूँगी यहाँ पे कि हमारी दिनचर्या का क्या, जो हमारी रूटीन लाइफ है, हमारा खान पान है, ये किस तरह से इफेक्ट कर सकता है कि कैंसर होने के चांसेस बन सकते हैं? देखो, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा प्रीति जी। आजकल हम लोग ये मानते हैं कि करीब 50 से 60% कैंसर्स, मतलब 50 से ज़्यादा प्रतिशत कैंसर जो हैं वो लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। अब ये तो आम नॉलेज है कि डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल की वजह से है, जीवन शैली की वजह से है। बट पिछले 10, 15, 20 साल से हमको ये पक्का प्रमाण है कि एटलीस्ट 50% कैंसर जो है वो लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। और हमको अब ये बिल्कुल पक्की तौर पे मालूम है कि कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल क्या होता है और कैंसर प्रोड्यूसिंग लाइफस्टाइल क्या होता है। सो ये आई थिंक अभी अप्रोप्रिएट होगा अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों को, कि कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल के लिए 2 मिनट में ले आपके अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है, आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, आपका खान पान सही है, आपका शरीर में मोटापा नहीं है और जो नॉन कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं, मेनली 2, एक टोबैको किसी भी फॉर्म में और एक अल्कोहल, अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो दिस इज़ नोन एज अ कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मैं मेरी एज पे 60 साल की उम्र में अब अपना लाइफस्टाइल चेंज करूं और अब कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल की तरफ जाऊं, तो वो मेरे में कैंसर प्रिवेंट नहीं करेगा। बट आपकी एज में 20 साल की उम्र में जो अपने कॉलेज वाले बच्चे हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर वो कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद उनको 50% रिडक्शन इन चांस ऑफ हैविंग कैंसर होता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है। जी सर, कैंसर की हम आमतौर पर देखते हैं कि पहचान बहुत देरी से हो पाती है, कि बहुत समय निकल जाता है। ऐसे में फिर ट्रीटमेंट को लेकर भी कई सारी दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कैसे उसके लक्षणों को हम पहले ही पहचान सकते हैं, इसको लेकर भी मैं जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, अपने शरीर में हजारों तरह की कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारे तरीके के अंग होते हैं
और ये माना जाता है कि 100 से अधिक प्रकार के कैंसर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, और कौन सी साइट से कैंसर शुरू हो रहा है उस पे सिम्टम्स डिपेंड करेंगे। जैसे अगर सपोज ब्रेन ट्यूमर है तो दौरे आने का लक्षण सबसे पहले हो सकता है। कोई एक अंग में वीकनेस, हेमीप्लीजिया, मोनोप्लीजिया, पैराप्लीजिया, ये हो सकता है। और अगर सपोज लंग का कैंसर है तो खांसी, सांस, बलगम में खून, ये लक्षण हो सकते हैं। छाती में दर्द हो सकता है। आंतों का कैंसर है तो स्टूल के रास्ते से ब्लड आना, पेट में दर्द होना, पेट में डिस्टेंशन होना, ये लक्षण हो सकते हैं। अगर मुंह का कैंसर है तो मुंह पूरी तरीके से नहीं खुलना, कोई छाला जो बहुत टाइम से मुंह के अंदर है जो ठीक नहीं हो रहा। सो बेसिकली एक लक्षण कैंसर का नहीं होता, कौन से अंग से बीमारी शुरू हो रही है वहाँ का लक्षण होता है। बट फिर भी आमतौर पे 4-5 चीज़ें मेन है। अगर आपके शरीर में कोई भी गांठ है तो वो कैंसर की गांठ हो सकती है, आपको परीक्षण कराना जरूरी है। अच्छा, एक बात ध्यान रखने की ये है कि कैंसर की गांठ में दर्द होना आवश्यक नहीं है। स्तन में कोई गांठ है, उसमें दर्द नहीं हो रहा, वो फिर भी कैंसर की गांठ हो सकती है। 90% चांस तो ये है कि कैंसर की गांठ नहीं होगी, कोई बिनाइन ट्यूमर होगा, बट आपको टेस्ट कराना जरूरी है। अगर 10% चांस भी कैंसर का है और अपन प्रारंभिक अवस्था में उसको निदान कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, तो 10 में से 8 या 10 में से 9 पेशेंट्स ठीक किए जा सकते हैं। तो पहली चीज़ गांठ। दूसरी चीज़ कोई छाला, मुंह के अंदर छाला, स्किन में कोई छाला, ब्रेस्ट में कोई छाला, प्राइवेट पार्ट्स में कोई छाला, अल्सर हो कोई जो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते से हील नहीं हो रहा हो, तो वो कैंसर का लक्षण हो सकता है, जांच कराइए। सिमिलरली अगर निगलने में दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में फूलापन आ रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, यूरिन करने में दिक्कत हो रही है, ये सब यूजुअली तो दूसरे कारण होते हैं, पन का कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। कोई स्तन में गांठ होती है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, जल्दी से चेकअप कराना है। कई दफ़े अनएक्सप्लेन्ड फीवर, आपको 3-4 हफ्ते से बुखार चल रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी होती हैं जो ये लक्षण बनाती हैं, बट कैंसर भी एक बीमारी होती है। मेरा मानना है कि आपका शरीर आपको ये ज़रूर बताएगा कि कुछ गड़बड़ है। ज़्यादातर अपन लोग अपने शरीर की बात नहीं सुनते, उसको इग्नोर करते हैं। तो ये मेरा संदेश है हमारे देखने वालों को आज, कि अगर आपके शरीर से कोई परसिस्टेंट सिग्नल आ रहा है कि दिस इज़ नॉट राइट, कि यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, तो प्लीज़ अपने फिजिशियन के पास जाके चेकअप कराइए। डॉक्टर आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, किस तरह से हमें दिखाना लक्षण शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने ये पाया है कि जो हमारी आज की लाइफस्टाइल है, आज की जीवन शैली है, उसमें ये कॉमन चीज़ें भी होती रहती है बहुत बार, लेकिन जांच करवाना ज़रूरी है कि हमें हॉस्पिटल जाना है और सारी जांचें करवाना ज़रूरी है। तो इसके अगर शॉर्ट में आप जांच को लेकर भी कुछ बताना चाहें तो किस तरह से? देखिए, कुछ टेस्ट तो हम लोग करते हैं जिनको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, कि आप में सब्जेक्ट में कोई लक्षण नहीं है, बट फिर भी हम टेस्ट कर रहे हैं ये ढूंढने के लिए कि कहीं कैंसर तो नहीं है। 4-5 इम्पॉर्टेंट स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। जो पुरुष या महिला जर्दा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनके मुंह की जांच, कि कोई छाला तो नहीं है, मुंह पूरी तरीके से खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। एक चेस्ट का सिंपल सा एक्सरे, उसमें कोई गांठ तो नहीं है, कोई नोड्यूल तो नहीं है। फिर पुरुषों में और महिलाओं में एक स्टूल में, लैट्रिन में टेस्ट करते हैं कि खून का रिसाव तो नहीं हो रहा। बड़ी उम्र में ये आंतों के कैंसर का सूचक हो सकता है। पुरुषों में एक ब्लड का टेस्ट होता है जिसको हम लोग PSA बोलते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये प्रोस्टेट कैंसर का सूचक हो सकता है। महिलाओं में 2 स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो स्तन का एक्सरे जिसको हम लोग मैमोग्राम बोलते हैं, और एक बच्चेदानी के मुंह से एक छोटा सा टेस्ट होता है। बच्चेदानी के मुंह से इंटरनल एग्जामिनेशन के बाद एक गायनोकोलॉजिस्ट कुछ सेल्स एक स्वाब पे, कॉटन पे लेते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, इसको पैप स्मीयर बोलते हैं। ये सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में निदान करने का तरीका है। और ये 2 कैंसर, स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर,
ये बच्चों में सबसे प्रचलित कैंसर है। और 2 कैंसर, मुंह के और फूड पाइप के कैंसर और लंग कैंसर, ये पुरुष के सबसे प्रचलित कैंसर है। तो अगर आपका हाई रिस्क बिहेवियर है, हाई रिस्क बिहेवियर मतलब जर्दा तंबाकू का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो ओरल एग्जामिनेशन, एक रूटीन चेस्ट एक्सरे, ये आपको कराना चाहिए। तो जाहिर तौर पर जैसे अपने लक्षण हैं उसकी जांच अलग अलग तरह से होती है, जहाँ पे अपन को फील हो रहा है उसकी अलग अलग तरह से जांच होती है। इसके साथ ही जो स्टेजेस का सुना है मैंने कि कैंसर का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड, तो ये स्टेजेस क्या है और हर स्टेज में एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है, अलग उपचार मिलता है, तो इन स्टेजेस के बारे में भी जानना चाहूँगी। हम लोग नॉर्मली जो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, जो अपने अंगों के कैंसर्स होते हैं, उनको 4 स्टेज में विभाजित करते हैं। पहली स्टेज होती है शुरू की स्टेज, जब उसी अंग में कैंसर लिमिटेड होता है। दूसरी स्टेज होती है जब जहाँ से शुरू हुआ है कैंसर उसके रीजनल लिम्फ नोड्स, गिल्टियाँ जो होती हैं, वहाँ पे फैल जाता है। तीसरी स्टेज में और ज़्यादा थोड़ा फैलाव होता है। और चौथी स्टेज में कैंसर के कण जो हैं वो अपने खून की नलियों में घुस गए हैं और सारे शरीर में फैलने शुरू हो गए हैं। मे बी ब्रेन में बैठे हैं, मे बी लंग्स में बैठे हैं, मे बी बोन्स में बैठे हैं, मे बी लिवर में बैठे हैं। तो वो 4th स्टेज होती है। ट्रीटमेंट सब स्टेज का अलग होता है। पहली स्टेज है और ऐसी जगह पे कैंसर है जिसका ऑपरेशन किया जा सकता है, तो सबसे पहले हम लोग सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। जैसे स्तन का कैंसर है, फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, स्तन में ही लोकलाइज्ड है, तो ऑपरेशन करते हैं। दूसरी स्टेज के कैंसर में ऑपरेशन करते हैं, कई दफ़े सेक भी करते हैं। तीसरी स्टेज में कैंसर में तीनों पद्धतियाँ जो हमारी हैं, सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ये तीनों का इस्तेमाल करते हैं। और चौथी स्टेज में बायोप्सी के बाद आमतौर पे सिर्फ कीमोथेरेपी का हम लोग प्रयोग करते हैं। सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी पैलिएटिव इंटेंट के लिए होती है, क्यूरेटिव इंटेंट के लिए नहीं होती है। सारे स्टेजेस के बारे में आपने बताया, लेकिन इसके साथ ही मैं सक्सेस रेट के बारे में भी जानना चाहूँगी। अगर फर्स्ट स्टेज में पता चल जाता है, उसका सक्सेस रेट कितना होता है, सेकंड तक पहुँच जाता है, थर्ड तक पहुँच जाता है, तो इसमें कितने बचने के चांसेस रहते हैं, कितना उपचार मिल जाता है? देखिए, आम तौर पे जितनी जल्दी कैंसर का निदान होए, जितना जल्दी स्टेज में कैंसर का डायग्नोसिस होए, उतना बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का चांस ज़्यादा होता है। ज़्यादातर सॉलिड ऑर्गन्स में फर्स्ट स्टेज में अगर पता लग जाए बीमारी, तो ऑपरेशन के बाद या रेडिएशन के बाद 70, 80, 90% तक क्योर रेट्स होते हैं। और जैसे जैसे बीमारी की स्टेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सक्सेस के चांस कम होते जाते हैं। 4th स्टेज के कैंसर में यूजुअली हम लोग का जो लक्ष्य होता है ट्रीटमेंट का, वो डिज़ीज़ को क्योर करने का नहीं होता, डिज़ीज़ को कंट्रोल करने का होता है। अच्छा, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ कैंसर्स हैं हमारे जो 4th स्टेज में भी हम लोग क्योर कर सकते हैं। जैसे टेस्टिस का कैंसर होता है, एक जर्म सेल ट्यूमर करके मैलिग्नेंसी होती है। एक लिम्फोमास होते हैं, कुछ हॉजकिन्स लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा। इनको 4th स्टेज में भी 30, 40, 50% तक क्योर किया जा सकता है। तो स्टेज तो इम्पोर्टेंट है ही, और कैंसर का टाइप जो है, नेचर जो है, वो भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। मैं आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, चर्चा जारी रहेगी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा जारी है। कैंसर विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर हेमंत जी। डॉक्टर, हमने कई सारे टॉपिक्स पर कैंसर को लेकर बात की है कि कैंसर किस तरह से होता है, इसकी जांच को लेकर बात की, लेकिन अब मैं इसके ट्रीटमेंट को लेकर बात करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी सारे दर्शक हैं वो भी यही जानना चाहते हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। प्रीति जी, मेरे को इस फील्ड में 30 साल से ज़्यादा हो गए। जब मैं टाटा हॉस्पिटल में परीक्षण लेके जयपुर में आया था 1991 में, तब से अब तक जो मैंने खुद ने देखा है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव है। मीन्स कि इतना परिवर्तन हुआ है कि विश्वास करना मुश्किल है। पहले हम 10 में से 3 कैंसर्स को पूरी तरीके से ठीक कर पाते थे। अब हम 10 में से 5 या 6 कैंसर्स को पूरी तरीके से ठीक कर पाते हैं। और हर पद्धति में, जैसे हमारी 3 प्राइमरी पद्धति होती हैं कैंसर की ट्रीटमेंट की। एक सर्जरी होती है, फिर रेडिएशन होता है और फिर सिस्टमिक ट्रीटमेंट या कीमोथेरेपी या सिस्टमिक ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी में सबसे बड़ा बदलाव जो इन 3 दशकों में मैंने देखा है वो ये है कि बड़ी सर्जरी के बजाय अब हम छोटी सर्जरी कर रहे हैं, मतलब ऑर्गन प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। पहले अगर किसी को बोन ट्यूमर होता था तो हम एम्पुटेट कर देते थे, हाथ या पाँव को काट देते थे। अब हम सिर्फ जो बीमारी वाला हिस्सा है उसको रिमूव करते हैं और ऑर्गन को प्रिजर्व करते हैं। सिमिलरली गले का कैंसर होता था, लैरिंग्स का कैंसर होता था, तो पूरे लैरिंग्स को ऑपरेशन में निकाल देते थे, टोटल लैरिंजेक्टमी करते थे। पेशेंट की वॉइस जो है वो परमानेंटली लूज हो जाती थी। बट अब हम छोटी सर्जरी करते हैं, रेडिएशन करते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, पर पूरे अंग को नहीं निकालते। सिमिलरली ब्रेस्ट कैंसर, पहले द ओनली ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट वाज रिमूव द ब्रेस्ट, मतलब पूरे स्तन को निकाल दो। अब हम सिर्फ जो बीमारी वाला हिस्सा है उसको निकालते हैं और उसके बाद बाकी पूरे स्तन को रेडिएशन करते हैं, तो द ऑर्गन इज प्रिजर्व्ड। सो द मेजर एडवांस इन सर्जिकल टेक्निक्स इज ऑर्गन प्रिजर्वेशन। दूसरी चीज, सर्जरी हैज़ बिकम सिंपल, सरल हो गई है रोबोट के आने से, लैप्रोस्कोप्स के आने से। जैसे आपको किडनी का ऑपरेशन करना है तो पहले यहाँ से लेकर पीछे तक कोई 6-10 इंच का वो चीरा लगता था, फिर किडनी को एक्सेस करके निकाला जाता था। अब दूरबीन के ज़रिए, लैप्रोस्कोप के ज़रिए या रोबोट के ज़रिए 3 या 4 छोटे छोटे 1-1 इंच के कट्स लगते हैं और सेम प्रोसीजर उन छोटे कट्स के थ्रू, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किया जा सकता है। तो दैट इज़ अगेन बिग एडवांस यूज़ ऑफ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में लें तो पहले किसी कैंसर को जब रेडिएशन देना होता था, कोई बहुत गहरा कैंसर है जहाँ पे ऑपरेशन संभव नहीं है, गले के पीछे का कैंसर है, अपन गला तो काट नहीं सकते पेशेंट का, तो उसको हम लोग रेडिएशन से ट्रीट करते थे। बड़े सारे एरिया को ट्रीट करते थे। कैंसर के अलावा आसपास के एरिया सब जल जाते थे, पेशेंट्स को काफ़ी दुष्प्रभाव होते थे, चाहे कैंसर ठीक हो जाए बट बाद में लाइफ लॉन्ग तकलीफ होती थी। अब हमारे पास हाई डोज पिन पॉइंट रेडियोथेरेपी है। जो कैंसर अगर 2 सेंटीमीटर का है तो 2 सेंटीमीटर का ही हम लोग उसको रेडिएशन देंगे। सांस लेने से अगर वो कैंसर ऊपर नीचे हो रहा है, कैंसर की गांठ ऊपर नीचे हो रही है, तो वो कंप्यूटर के ज़रिए वो ब्रीदिंग को हम कैलकुलेट करके फिर उसी 2 सेंटीमीटर को रेडिएशन देंगे। तो SBRT एक टेक्निक है, नई नई मशीनें हैं। अब एक साइबर नाइफ करके एक टेक्निक है, इतनी प्रिसाइज रेडियोथेरेपी होती है नाइफ की जैसे। जैसे आप एक चाकू से चीरा लगाते हैं, ऐसे आप उससे रेडिएशन बीम से लगा सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में साइबर नाइफ अभी अभी शुरू हुआ है। सो ये पेशेंट्स को मेजर फ़ायदा हुआ है। मेरी फील्ड में, कीमोथेरेपी की फील्ड में खूब फ़ायदा हुआ है, खूब एडवांसेस हुई हैं। और 2 मेन एडवांसेस जो हैं वो एक तो टारगेटेड थेरेपी की है और एक इम्यूनोथेरेपी की है। इन 2 के बारे में मैं 2 मिनट लूँगा। टारगेटेड थेरेपी मतलब कि जो कैंसर की कोशिका है उसके ऊपर एक प्रोटीन को हम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उस प्रोटीन के अगेंस्ट दवाई बनाते हैं। कई दफ़े इंजेक्शंस होते हैं, कई दफ़े कैप्सूल्स होते हैं
और फिर ये टारगेटेड थेरेपी देते हैं। यानी कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो इजी तो है ही, लेकिन इसके साथ सेफ भी बहुत ज़्यादा है और सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है वो। चूँकि सर आपने कैंसर को बहुत ज़्यादा समय दिया है समझने में, जानने में, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज दुनिया भर में कैंसर रिसर्च पर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है, तो ऐसे में इंडिया कहाँ है, भारत को आप कहाँ देखते हैं, कितना वर्क यहाँ पे किया जा रहा है? देखिए, अभी जो मेरा अल्मा मैटर है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ में एकदम बढ़िया काम हो रहा है पिछले 1 और 2 डिकेड्स में, और जो ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है इन द सेंस कि पूरी दुनिया को हम बता रहे हैं कि इस कैंसर को सही तरीके से ट्रीटमेंट करने का ये तरीका है। जैसे हेड एंड नेक कैंसर्स, मुंह के और गले के कैंसर्स हैं, सर्वाइकल कैंसर्स, ये हमारे कैंसर्स हैं। हमारे कैंसर्स मतलब सबसे ज़्यादा प्रचलन इन कैंसर्स का हमारे देश में है। तो अभी तक तो हम जो वेस्ट वाले हमको बताते थे कि भाई इस कैंसर में आप ये करो, वो हम करते थे। अभी पिछले 1 दशक से हम लोग अपनी रिसर्च करके, अपने पेशेंट्स पे परीक्षण करके, अपनी गाइडलाइंस जो वेस्टर्न गाइडलाइंस से फ़र्क है, पृथक हैं, वो गाइडलाइंस हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं। वो गाइडलाइंस दुनिया को दे रहे हैं। दुनिया को हम बता रहे हैं कि नहीं, आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ठीक है, बट इससे बेटर ट्रीटमेंट जो है वो ये है। और उसकी जो रिसर्च है, उसका जो खोज है, वो हमने हमारे देश में किया है। आपने 500 पेशेंट में किया था, हमने 5000 पेशेंट्स में किया है, बिकॉज अपने नंबर्स इतने हैं। सो दैट इज़ बिगिनिंग टू हैपन। फिर भी जो कटिंग एज रिसर्च है, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, उसमें अपना देश थोड़ा सा अभी 3, 4, 5 साल वेस्ट से पीछे है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन दैट, ऑन रिसर्च। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिसर्च में अपन कर रहे हैं। और मेरा मानस है कि बिफोर आई रिटायर फ्रॉम ऑन्कोलॉजी वर्क, वी विल कैच अप विद द वर्ल्ड। मतलब वर्क किया जा रहा है, बहुत जल्द हम बहुत सारी सक्सेस जो है वो प्राप्त करने वाले हैं। धीरे धीरे प्रोग्रेस होएगी, बट मे बी नेक्स्ट 5 years में अपन वेस्ट के बराबर नहीं तो वेस्ट से आगे जा पाएंगे। ठीक है, मतलब वर्क किया जा रहा है, बहुत जल्द हम बहुत सारी सक्सेस जो है वो प्राप्त करने वाले हैं। देखिए, डरने से तो कोई ज़ीरो बेनिफिट होता है। बिल्कुल। और अगर उस डर को अपन चैनलाइज करके अवेयरनेस अपनी बढ़ाएंगे, तभी जा कर के बेनिफिट होएगा। सो सचेत रहना है, अपने को अलर्ट रहना है, अवेक रहना है। प्रारंभिक अवस्था में कोई लक्षण हो, आप पर मैं तो पढ़े लिखे हैं, अपन टीवी भी देखते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, रिसर्च भी देखते हैं, रिसर्च भी पढ़ते हैं, BBC भी देखते हैं, CNN भी देखते हैं, तो अपनी की लेवल ऑफ अवेयरनेस काफ़ी है। आपकी मेरी ये जिम्मेवारी है कि जो नॉट सो फॉर्चुनेट लोग हैं अपने समाज में, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो आपके घर पे काम करते हैं या लेस एजुकेटेड हैं, उनको ये मैसेज ज़रूर देना है कि अगर आपके शरीर से आपको कोई ऐसा संकेत मिल रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल, तो फिर आप जाके परीक्षण कराइए। ज़रूरी नहीं है कि आपका खर्चा ही होगा। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे, विदाउट एनी चार्ज आपका टेस्ट होएगा। और अगर कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में डायग्नोज कर लेंगे अपन, तो 70, 80, 90% कैंसर क्योर हो सकता है। सर, चूंकि सभी लोग आपको देख रहे हैं और हर वर्ग के लोग, युवा, बच्चे, बूढ़े, तो एक मैसेज, क्योंकि कोई भी बीमारी से ज़रूरी है कि हम सावधानी पहले ही बरत लें, उससे बचा जा सकता है इस तरह से। तो उन सभी लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कैंसर से बचाव को लेकर, कि कैंसर होने से अच्छा है कि हम इस तरह से सावधानी बरतें उस चीज़ से, तो वो मैसेज आप। तो देखिए प्रीति जी, शुरू में अपन ने जो चर्चा करी थी, अभी हमको मालूम है कि कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल क्या है जी। तो और अगेन मैं मेरी उम्र पे 60 इयर्स पे 70 इयर्स पे अगर अपना लाइफस्टाइल अब चेंज करूँगा तो मुझे नहीं बेनिफिट होएगा। आपकी एज पे, अपने स्कूल जाने वाले बच्चों पे, अपने कॉलेज जाने वाले बच्चों पे अगर अपन ये सीख दें कि ये कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल है, ये आपको अपनाना है। रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइडेंस ऑफ ओबेसिटी, मतलब मोटे नहीं होना है अपने को। गुड डाइट का मतलब आपके खान पीन में खूब सारे फ्रूट हों, खूब सारे वेजिटेबल्स हों, बीटा कैरोटीन जो लाल, हरा,
पीला फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, उसकी लार्ज क्वांटिटी हो, और कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस आपके लाइफस्टाइल में नहीं हो। नो स्मोकिंग, नो टोबैको, नो और मिनिमल अल्कोहल, मिनिमल एक्सपोजर टू सनलाइट, मिनिमल एक्सपोजर टू रेडिएशन, मिनिमल एक्सपोजर टू हॉर्मोन्स। अगर ये सब चीज़ें अपन करेंगे तो दिस इज़ अ कैंसर प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल, और 50% कैंसर से बचाव किया जा सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट संदेश मेरी तरफ से ये है कि आपका शरीर आपको शिकायत ज़रूर करेगा, तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए। 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक कोई परेशानी है, कोई कंप्लेन है, इट कुड बी लाइक समथिंग नॉर्मल, बट अगर 3-4 हफ्ते से वो परसिस्ट कर रही है कंप्लेन, तो आप प्लीज़ चेकअप के लिए जाइए। कुछ कैंसर के लक्षण हैं, अगर बिना कारण से बुखार हो रहा है, बिना कारण से वेट लॉस हो रहा है, कोई छाला है कहीं पे, कोई गांठ है कहीं पे, कोई मस्सा है जो तेज़ी से बढ़ रहा है साइज़ में, किसी भी द्वार से अगर खून का रिसाव हो रहा है, निगलने में दिक्कत हो रही है, शौच में दिक्कत हो रही है, पेशाब में दिक्कत हो रही है, रेगुलर से डिफरेंट, किसी भी ऑरिफिस से ब्लड आ रहा है, तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं कैंसर के। तो प्लीज़ चेकअप कराइए। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स कैंसर नहीं निकलेगा, बट वो 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर कैंसर हम प्रारंभिक अवस्था में डायग्नोज कर लेते हैं, हाई क्योर रेट्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर मल्होत्रा कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई जिससे ये पता चला कैंसर एक संवेदनशील मुद्दा तो है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट ऐसा आ गया है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो मिथ हमारे दिमाग में है उसको साइड रखते हुए बशर्ते हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, और जो भी लक्षण अगर हमें दिखते हैं तो उसकी जांच करवाने की आवश्यकता है, उसके लिए इलाज लेने की आवश्यकता है। और साथ ही मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि हेल्दी डाइट को फॉलो करना है और अपनी डेली रूटीन में इस तरह का रूटीन रखना है कि हम स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। इसी के साथ और खास बातचीत में आगे होगी मुलाकात। अभी मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी राजस्थान।